नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी हम एक ऐसे विषय से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जिस विषय को लेकर लगातार भादरा में 2-3 दिनों से चर्चा थी। आज उसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 8 अप्रैल को भादरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम को लेकर। उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए आज एक बैठक आयोजित की गई किसान भवन में। बलवान पूनिया ने मुख्य संबोधन देते हुए किस तरह का कार्यक्रम होगा, किन किन चीज़ों का लोकार्पण और शिलान्यास, आधारशिला आदि कार्यक्रम होंगे, दोस्तों इसके बारे में भी वो बोले और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर भी बोले और राजनीतिक संबोधन देने से भी नहीं चुके। हमारे चैनल पर बलवान पूनिया का ये खास संबोधन लगा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं 8 अप्रैल को जो कार्यक्रम है उसका किसको फ़ायदा मिलेगा, क्या उसके मायने हैं। दोस्तों, इसी से शुरुआत करते हैं। बलवान पूनिया ने शानदार तरीके से अब तक के अपने कार्यकाल में दोस्तों भादरा में विकास कार्य करवाए, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। क्योंकि विकास कार्यों की दृष्टि से अगर बलवान पूनिया का कार्यकाल मापा जाएगा तो ये बहुत शानदार और औसत कार्यकाल के रूप में ही माना जाएगा दोस्तों। क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान अनेक गांवों में चाहे सड़क हो, अनेक कार्य हो, डिग्गी बनाने का कार्य हो, इस प्रकार के कार्य अनेक किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आईटीआई कॉलेज हो, राजकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग हो या फिर कृषि कॉलेज हो, अनेक प्रकार के कार्य करवाए हैं। और दोस्तों, कोई भी विधायक अपना सर्वश्रेष्ठ अगर देने का प्रयास करेगा तो इस प्रकार के विकास कार्य वो करवाएगा। अब हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। कांग्रेस सरकार है राजस्थान में और कॉमरेड बलवान पूनिया एक प्रकार से बाहर से समर्थन दे रहे हैं पूरा सरकार को। ना कोई वो मंत्री बनाए गए हैं, ना किसी प्रकार से उनको कोई अतिरिक्त विधिवत रूप से आधिकारिक पावर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ताकतवर विधायक राजस्थान के और कांग्रेस सरकार के माने जाते हैं। और इसमें कतई दो राय नहीं, क्योंकि धड़ाधड़ काम भी करवाते ला रहे हैं। और जो बजट सत्र आते हैं उस बजट सत्र में भादरा के लिए उन्होंने अब तक बहुत कुछ पास करवाया है और जिनके कार्यक्रम अभी भी जारी हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर इस संदर्भ में कि 2023 को इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन विकास कार्यों का कैसे फायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दौरा है 8 अप्रैल को, वो लगभग 3 से 4 घंटे तक भादरा में रह सकते हैं। दोस्तों, ये लंबा एक प्रकार से कार्यक्रम भादरा में हम मान सकते हैं। इस दौरान वो कई चीज़ों का लोकार्पण भी करेंगे, कई चीज़ों की, जैसे नहरी जो सिंचाई से वंचित गांव है 14, उनके लिए जो 100 करोड़ की योजना दी गई थी उसके आधारशिला भी वो रखेंगे। और इसके अलावा कई वो शिलान्यास कार्यक्रम भी करने वाले हैं। आईटीआई कॉलेज हो, कृषि कॉलेज हो, इनका वो शिलान्यास भी करेंगे। कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये कार्यकाल पूरा होने के बाद यहाँ क्या कांग्रेस अलग से टिकट देगी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर क्षेत्र की राजनीति डिपेंड करती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ कांग्रेस, माकपा और भाजपा 3 बड़ी पार्टियां इस समय यहाँ सामने हैं। और माकपा को आप बहुत बड़ी पार्टी यहाँ नहीं मान सकते, लेकिन बलवान पूनिया एक बहुत बड़ा चेहरा है और उसके पीछे ही माकपा को हम मान सकते हैं। तो यहाँ बलवान पूनिया और भाजपा कांग्रेस, ये 3 बहुत बड़े यहाँ अंतर रहने वाला है इनके वोट बैंक में। और जो टक्कर होगी उसमें अगर चौथा नंबर हम माने तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का हम मान सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सदैव भादरा में नेता बनाती आई है, लेकिन कभी विधायक नहीं बनाया। इस कंडीशन में आज भी वो नहीं है। तो ये है, वोट काट सकती है, किसका वोट कौन काटेगा ये एक अलग से समीकरण है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सीएम
अशोक गहलोत के दौरे का फायदा क्या होगा, मायने क्या है, और जो अब तक बलवान पूनिया ने विकास कार्य बादरा की दरा पर करवाए हैं, विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं, उसका असल अगर फायदा मिलना है तो वो किसको मिलना है, किस प्रकार से मिलना है। क्या माकपा की टिकट से बलवान पूनिया चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की टिकट से कोई और चुनाव लड़ेगा, तो इन दोनों में फिर वो फायदा किसको मिलना है, क्योंकि ये विकास कार्य करवाए ये कांग्रेस सरकार ने करवाए हैं और मार्फत विधायक बलवान पूनिया के करवाए हैं, तो इसका असल फायदा किसको मिलना है। क्या कांग्रेस की टिकट पर वो जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो इन विकास कार्यों को नहीं गिनवाएगा कि हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने यहाँ ये कार्य करवाए हैं, और बलवान पूनिया भी अपने विकास कार्य गिनवाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है बलवान पूनिया ने अपने अथक मेहनत और प्रयासों से इस सरकार से ये विकास कार्य करवाए हैं। और करने वाली कौन है, राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो ये असल फायदा किसको मिलने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी मैं सबसे बड़ी बात दोस्तों कहने जा रहा हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा। ये जो 8 अप्रैल का कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा शामिल होने जा रहा है दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी। दोस्तों बहुत बड़े देश के लीडर है सीताराम येचुरी, और उनका इस कार्यक्रम में या इस दौरे में, सीएम के दौरे में 7 भादरा में आना क्या संकेत हो सकते हैं। क्या राजस्थान स्तर पर माकपा और कांग्रेस का कई सीटों पर समझौता हो सकता है, जैसा त्रिपुरा में हुआ था। क्या इसकी संभावनाएं नहीं बनती? अगर इसकी संभावनाएं बनती है तो क्या यहाँ भादरा में कांग्रेस की टिकट अलग से दी जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और कांग्रेसियों को बहुत बड़ा झटका भी है दोस्तों। जो कांग्रेसी यहाँ कांग्रेस को जिंदा करने के लिए एक प्रकार से पुनः कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार, क्योंकि 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं कांग्रेस का यहाँ कोई विधायक नहीं बन पा रहा है, वो खोया हुआ जनाधार कांग्रेस पाने का भरसक प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि संगठनों में नियुक्तियां भी की जाती है, तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं। अभी भारत जोड़ो अभियान चला था, उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला था, आगे क्या अभियान चलेगा ये कांग्रेस की अपनी रूपरेखा होगी। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसका फायदा किसको मिलेगा। अगर कांग्रेस की टिकट यहाँ भादरा विधानसभा में नहीं दी जाती है तो निश्चित रूप से इन विकास कार्यों का और सीएम के दौरे का सारा लाभ बलवान पूनिया को मिलेगा, और प्रमुख रूप से मुख्य कैंडिडेट होंगे वो यहाँ भादरा विधानसभा में 2023 के चुनाव के लिए, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा का चेहरा मुख्य चुनाव में मुख्य टक्कर पर रहेगा, इसमें कोई कतई संदेह नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या समीकरण आगे बन सकते हैं, और क्या ये सही नहीं है जैसा मैंने कहा कि लाभ किसको मिलेगा, मायने क्या है। दोस्तों इसके मायने बड़े सिंपल है, और अगर कांग्रेस की टिकट दी जाती है यहाँ तो बलवान पूनिया का जो विकास कार्य थक मेहनत प्रयास से किया है वो डिवाइड हो जाएगा। वो कांग्रेस का जो यहाँ टिकटार्थी होगा, जो टिकट से चुनाव लड़ेगा, वो भी उसका जो श्रेय है वो आधा बंटवा लेगा, और वो गलत नहीं है, क्योंकि वो ये कहेगा कि कांग्रेस ने यहाँ ये कार्य करवाए हैं, कांग्रेस ने ये सौगात दी है क्षेत्र के लोगों को, वो अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को बताएगा, और यही चीज़ें बलवान पूनिया बताएंगी। तो डिवाइड निश्चित रूप से होगा, और अगर कांग्रेस की टिकट यहाँ नहीं बंटती है, समझौते में जाती है, तो निश्चित रूप से बलवान पूनिया को फायदा होता है इसका। तो ये रहा एक तो इसके मायने, समीक्षा आपको कैसी लगी, और कोई पॉइंट इसमें अगर छूटा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा। अब हम बात करते हैं प्रदेश की भाजपा की, और भादरा को इसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। जो प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की और संगठनात्मक जो खींचातान थी वो कुछ साधने की कोशिश की गई है। जातिवादी समीकरण भी कुछ वर्गों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने खेलते हुए किया है दोस्तों। जैसे शुरुआत की थी इस सुधार कार्यक्रम की, आपको याद होगा राज्यपाल बनाकर भेजा था जब कटारिया को,
गुलाब चंद कटारिया को। उसके बाद में उपनेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौड़, उनको अब पदोन्नति करके उनको अब प्रतिपक्ष का नेता राजस्थान में बना दिया गया है। ये कितना समय तक रहेगा? मात्र 6 महीने, एक सत्र के लिए। और उप प्रतिपक्ष का उप नेता बनाया गया है सतीश पूनिया को, जिनके द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको, उनके स्थान पर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया गया है। तो एक प्रकार से तीन वर्गों को साधा गया। और पिछले दिनों आपने देखा होगा यहाँ 5 मार्च को 2023 को इसी वर्ष जाट महासम्मेलन हुआ था और उसमें कुछ जुबान भी फिसली थी सतीश पूनिया की। बहुत शानदार ज़बरदस्त भीड़ वाला ये सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, बहुत बड़ी भीड़ उसमें भी हुई थी। और अब कल 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत हुई है, यानी कि राजपूतों की जबरदस्त भीड़ जयपुर में उमड़ी है। तो ब्राह्मण की, जाटों की, राजपूतों की, ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया सीपी जोशी के रूप में। आप देखिएगा, उपनेता प्रतिपक्ष थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। राजेंद्र राठौड़ को, राजपूतों को साधा गया है। और नेता प्रतिपक्ष बनाकर सतीश पूनिया को भी सौगात दी गई है, जाटों को साधा गया है। तो एक प्रकार से तीनों ही बड़े वर्गों को भाजपा ने साधने का प्रयास किया है और पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों को जो टांग खिंचाई चल रही थी उसको भी कुछ विराम देने का प्रयास किया है। क्या इसमें लंबे समय तक वो कामयाब रहते हैं? दोस्तों, वसुंधरा राजे भी अचानक निकल कर आई है। उनका चेहरा खिला हुआ है काफ़ी दिनों से, आप देख रहे हैं, जब से सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और उपनेता और नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर राठौड़ और पूनिया को भी गुलदस्ता भेंट किया। ये भी फोटोएं आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया में वायरल, और या प्रिंट मीडिया या फिर टीवी चैनलों के माध्यम से आपने ये खबर भी देखी होगी। तो क्या वसुंधरा राजे के हाथ में आ रही है बागडोर? बेशक सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही है भाजपा, लेकिन भाजपा आला कमान ने भाजपा संगठन में बहुत शानदार संतुलन बनाने का प्रयास किया है और इसमें लगभग भाजपा सफल होती हुई दिखाई दे रही है। जो तलखी 1 माह पहले थी, याद करें आप, 4 मार्च को वसुंधरा राजे का सालासर में जन्मदिवस तो 8 मार्च को था, लेकिन मनाया गया था, बड़ी भीड़ हुई थी और लगभग 150 से अधिक पूर्व विधायक, 50 से अधिक वर्तमान विधायक, 17 के करीब सांसद उसमें शामिल हुए थे। तो आला कमान तक के कान खड़े हो गए थे दोस्तों, घंटियां बज चुकी थी। लेकिन उसके बाद में हुए घटनाक्रम के दौरान 1 ही महीने में लगभग स्थितियों को कंट्रोल में लाकर भाजपा ने बढ़त बना ली है। अब राजस्थान में अब वो चुनावी इस वर्ष में अपनी ताल जो है वो कसने जा रही है, अपनी ताल, अपनी ढोलकी, अपना राग अब वो अलापने जा रही है। तो दोस्तों, इसमें से भादरा को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि चूरू जिले में तो भयंकर घमासान हो रही है। अगर वसुंधरा राजे के हाथ में कमान आती है तो दोस्तों कम से कम जो कसवा परिवार है, राहुल कसवा को सांसद की टिकट मिली थी और जो कसवा परिवार का प्रभुत्व है वो बरकरार रहेगा, इसमें कतई संदेह नहीं। लेकिन अगर वसुंधरा राजे को कमान नहीं मिलती है तो राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष के सतीश पूनिया इसी जिले से आते हैं और कसवा परिवार से उनका 36 का आंकड़ा है। तीनों ही का अलग अलग 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब ये नया जो गठजोड़ बना है सतीश पूनिया बनाम राजेंद्र राठौड़ का, वो कहीं ना कहीं कसवा परिवार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वो चाहे सांसद की टिकट हो, विधायक की टिकट हो। देखते हैं दोस्तों, राजनीति पर हमारी नज़रें लगातार रहेगी। हम हर उस पॉइंट, उस बिंदु के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे क्षेत्र में अगर हलचल होती है उस राजनीति से, तो अब हम बात करेंगे भादरा को इस नई राजनीतिक समीकरण से क्या मिलता है, किस प्रकार का लाभ मिल सकता है। आपको याद होगा भादरा के बीजेपी के गैर जाट बड़े चेहरे अशोक सैनी प्रदेश मंत्री के पद पर थे संगठन में,
भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत बड़ा पद होता है और दोस्तों बहुत बड़ा पद पर पहुंचकर अशोक सैनी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहे होंगे। अब अशोक सैनी को जिस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है, प्रदेश महामंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अब संगठन में तालमेल की स्थिति दिखाई दे रही है और वसुंधरा राजे भी अब पिछली बातों को भूलकर एकदम फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने के लिए तैयार है और उसके लिए वो बहुत सी चीज़ों को छोड़ने के लिए भी तैयार दिखाई दे रही है। क्योंकि सतीश पूनिया के साथ मुलाकात, राजेंद्र राठौड़ के साथ मुलाकात उन तलखियों को कम करती है और ऐसे में सतीश पूनिया के खेमे के सदस्य बने थे अशोक सैनी, जिन पर भी तलवार थी गुमनामी में जाने की अगर पावर में आती वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय। लेकिन वर्तमान का जो परिवेश बदला है और सीपी जोशी के साथ भी अशोक सैनी की जो नज़दीकियाँ, उससे पहले की भी नज़दीकियाँ थी दोस्तों। जब अशोक सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने थे युवा मोर्चा के, उससे जस्ट पहले सीपी जोशी ही अध्यक्ष थे जो युवा मोर्चा की, और उनका अच्छा तालमेल भी लगातार रहा है और अब भी उनका तालमेल है। संकेत ये मिल रहे हैं कि महामंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा अगर भादरा के लिए बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। क्या स्थानीय गुटबंदी को बढ़ाएगा, ये इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। संजीव बेनीवाल के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसके लिए हम आगे एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो अशोक सैनी को इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। अशोक सैनी के समर्थकों में इस समय खुशी की लहर होगी, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उनको महामंत्री बनाया जा सकता है। तो ये भादरा के लिए भी अच्छी बात है। भादरा का कोई शख्स राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े संगठन का प्रदेश महामंत्री का पद पर अगर तैनात होता है तो ये एक बड़ी बात है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इन तीनों जो अलग अलग जाट महासम्मेलन हुआ था, राजपूत केसरिया का सम्मेलन हुआ, केसरिया महापंचायत हुई और ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उनमें क्या क्या मांग थी और राजस्थान की राजनीति में वो कितना इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर बात करें जाट महाकुंभ की तो दोस्तों कहीं ना कहीं जाट सीएम की बात उसमें से मुख्य रूप से निकल कर आई थी और जो 21% ओबीसी के लिए आरक्षण है वो बढ़ाकर 27% करने की मुख्य मांग थी जाट महासम्मेलन में, और जाट सीएम की मांग बड़ी जोर शोर से इसमें की जा रही थी, क्योंकि 25% लगभग आबादी दोस्तों जाटों की राजस्थान में मानी जा रही है, तो ये मांग उनकी स्वाभाविक भी बनती है। अब बात करें ब्राह्मण महापंचायत हुई थी उसकी, जो कि 19 मार्च को हुई थी दोस्तों। उसमें कांग्रेस भाजपा से 30 सीटें की मांग की है, सीटों की मांग की है ब्राह्मण समाज ने, कि कम से कम ब्राह्मण समाज को 30 सीटें आरक्षित करे भाजपा दे, 30 सीटें कांग्रेस दे। तो ये भी इन पार्टियों पर दबाव रहेगा राजस्थान की राजनीति में, ये एक फेरबदल भी हो सकता है। और जो सवर्णों को 10% आरक्षण था उसको अब बढ़ाकर 14% किया जाए, तो ये आरक्षण भी बढ़ाने की मांग ब्राह्मण माफ कीजिएगा, उस आरक्षण को बढ़ा, उसमें से 5% ब्राह्मणों को दिया जाए, माफ कीजिएगा, ये मांग ब्राह्मण महापंचायत में थी, 5% उसमें से ब्राह्मणों को दिया जाए। और परशुराम पर उस समय डाक टिकट भी जारी किया गया था, भगवान श्री परशुराम पर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। अगर केसरिया पंचायत की बात करें जो कल संपन्न हुई है दोस्तों, उसमें लगभग ये जो 10% आरक्षण है स्वर्णों को, उसको बढ़ाकर 14% करने की मांग है, तो ये बड़ी मांग इसमें की गई है। और साधु संतों को प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड का भी गठन हो, इसकी भी मांग की गई थी। और इसके अलावा इतिहास में जिस प्रकार से महापुरुषों पर कमेंट किए जाते हैं, उनको एक प्रकार से नीचा दिखाने का कार्य किया जाता है, उसके साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए राजस्थान में। तो ये लगभग मांगे हैं और चुनाव के समय टिकटों के अंदर भी इसका कोटा दिया जाए, इस प्रकार की मांगे हैं। तो राजस्थान की राजनीति में ये एक अलग प्रकार से मांग है, इसका क्या असर कांग्रेस और भाजपा संगठनों पर पड़ेगा, ये देखने वाली भी बात है।
इसके अलावा दोस्तों अब हम जल्दी से आपको कुछ समाचार भी बताते हैं। और एक बड़ा समाचार आपको मैं बताऊं तो दोस्तों, सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव जो सोसाइटी है दोस्तों, उसकी बड़ी खबर राजस्थान से आई है और चर्चाओं का विषय बनी है। उसके द्वारा जो धोखाधड़ी में निवेशकों के धन का जो गबन हुआ है दोस्तों, बड़े पैमाने पर 5 अरब करोड़ रुपए की राशि का गबन हुआ है। ये बहुत बड़ी राशि है दोस्तों, और ये रकम जो है इसका गबन हुआ है, इसकी चर्चाएं आज है और निवेशकों को ये राशि नहीं लौटाई गई है। इस प्रकार से हम इसको गबन बता रहे हैं और दोस्तों इसकी चर्चाएं हैं। और लगभग 33 इसके जो अलग अलग जगहों पर संचालक मंडल सदस्य हैं, उन पर 33 एफआईआर भी दर्ज की गई है। और लगभग ये जो रकम है 2011-12 से लेकर 2020-21 तक की ये रकम है। और उसके दौरान ही कार्यरत ये जो अलग अलग संचालन मंडल थे, उन 33 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। एटीएस की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद एसओजी ने दोस्तों इस प्रकार केस करके इस मामले को गर्म कर दिया। आपको याद होगा, सुब्रतो राय सारा में एक प्रकार से निवेशकों का रुपया डुबोने के चक्कर में वो जेल में है अभी तक। और सहारा पर अगर बात करें तो कितना बकाया है दोस्तों, तो बहुत बड़ी राशि ये बकाया है। और मैं आपको बताऊं तो अभी भी लगभग 10,781 करोड़ रुपया राजस्थान में इसका बकाया है, राजस्थान के निवेशकों का बकाया है। और सेबी में जो ट्रांसफर करने थे रुपए, वो लगभग 25,781 करोड़ रुपए थे, लेकिन 15,506 करोड़ रुपए ट्रांसफर सेबी में कर दिए गए, जमा कराए गए। लेकिन अभी भी 10,781 करोड़ रुपए बकाया है निवेशकों के, जो सेबी में करने हैं। तो क्या निवेशकों को ये राशि मिलेगी दोस्तों? ये बहुत बड़े सवाल है। निवेशकों के चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और लगभग सहारा ने अगर बात करें तो मात्र 129 करोड़ रुपए ही निवेशकों के अब तक लौटाए हैं। जब से ये केस चला है, सुब्रतो राय अंदर गया है, वो तब से लेकर। और दोस्तों अब बात करेंगे हम अन्य खबरों की। तो आज 3 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है, ये भी दोस्तों आपको जल्दी से बता देते हैं। 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था, उसकी आज भारत की विजय हुई थी, आज के दिन ही। और 1955 को भारत के मशहूर हरिहरन गजल गायकार का दोस्तों आज ही के दिन जन्म था। जबकि 1958 को जयप्रदा फिल्मी अभिनेत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री भी है, उनका भी आज ही के दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन दोस्तों निधन हुआ था 1680 में शिवाजी मराठा सम्राट, उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना भी की थी। और अब दोस्तों नोर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। 3 अप्रैल को आज ग्वार के भाव नोर में रही 5540 रुपये, जीरा के भाव 28,200 रुपये, चना 5160 रुपये, तिल के भाव 13,500, सरसों 5150 रुपये, गेहूँ 2365, मूंग के भाव 8500, कपास के भाव 8700 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा 2240, तारा मीरा 5535, अरंडी के भाव 6245 रुपये प्रति कुंटल रहे। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8050, ग्वार के भाव 5300, रावतसर मंडी में नरमा 7913, ग्वार के भाव 5200 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि जौ बिका है 1851 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा 7931, सरसों के भाव 5151, जबकि ग्वार के भाव 5415 रहे। सिरसा मंडी में नरमा बिका है 7920, कपास बिका है 10,174, गेहूँ 2200 रुपये, जौ 1831, ग्वार के भाव 5375, जबकि सरसों बिकी है 5129 रुपये प्रति कुंटल। और भट्टू मंडी में ग्वार बिका है 5041, नरमा बिका है 7750। आज की अंतिम मंडी फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 7771, कपास बिका है 9400 रुपये प्रति कुंटल। आज मौसम का मिजाज क्या रहा दोस्तों? 3 अप्रैल को 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर लगभग रहा, 29 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहा। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से 14 से आज हवाएं चली और 50% बादल रहे। रात्रि को भी लगभग इसी प्रकार कमोबश मौसम बना रहेगा।
और हल्की बूंदाबांदी मात्र की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है। 0.1 mm बरसात की आज रात्रि को भी। और दोस्तों कल 4 अप्रैल को मौसम का मिजाज रहेगा 20 से 27 डिग्री दिन में, जबकि 23 से 32 डिग्री दोपहर को, 26 से 30 डिग्री देर शाम को 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, जबकि 20 से 30% बादल आसमान में छाए रहेंगे। रात्रि को ये बादल 90 से 95% छाए रहेंगे। और कल रात्रि को ज़रूर 0.1 mm बरसात की हल्की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी हुई है। और अब मौसम का मिजाज जो है वो पारा चढ़ते हुए आप ज़रूर देखेंगे। अब कोई पश्चिम विक्षोभ आ सकता है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम जताई गई है। तो कुल मिला के आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।